राजकुमार ने राज्य की जनता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो हम सभी राज दरबार को छोड़कर चले जाएंगे। महामंत्री प्रताप, जो कि अभी नौजवान ही था, लेकिन वह बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था, उसने बाकी सभी मंत्रियों और दरबारियों से कहा, आप सभी लोग राज दरबार को छोड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और अपने अनुभव के आधार पर राजकुमार को सही रास्ते पर लेकर आइए, क्योंकि आप लोगों के चले जाने के बाद वो नए मंत्रियों को रखेगा और सभी नए मंत्री उसी के इशारे पर चलेंगे। इस तरह से तो हमारी प्रजा का और भी ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। सभी मंत्रियों को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने राजमहल को छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया। दूसरे दिन राजकुमार प्रभाकर अपने मंत्रियों से कहने लगे, मैं अपना खजाना देखना चाहता हूँ, मुझे इसी वक्त अपने साथ लेकर चलो। वे सभी राजा प्रभाकर को तहखाने में ले गए, जहाँ पर 7 कमरे थे और हर एक कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। पहले दरवाजे को छोड़कर जब मंत्री दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे तो राजा प्रभाकर बोला, इस पहले कमरे को आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? महाराज, इस कमरे को रहने ही दीजिए, उसमें कोई खास चीज नहीं है। अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगा है और इस कमरे को देखने में हर्ज ही क्या है? महाराज, अगर इस कमरे में खजाना होता तो हम आपको जरूर दिखाते। ये अजीब बात है कि इसमें कुछ खास भी है या नहीं, और आप लोग इसे खोलकर दिखाना भी नहीं चाहते। मेरा आदेश है कि इस कमरे को खोला जाए, मैं इसे देखने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। महाराज, ये आपके पिताजी की वसीयत थी कि इस कमरे को उस समय तक न खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 की न हो, इसलिए मेरी माने तो आप इस कमरे को मत खुलवाइए। मैं इस वसीयत को नहीं मानता, इस कमरे को फौरन खोला जाए। महामंत्री प्रताप ने उसकी जिद के आगे हथियार डाल दिए। कमरे का मजबूत ताला खुलवा दिया गया। राजा प्रभाकर जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक संगमरमर से बनी हुई पत्थर की मूर्ति रखी गई थी। राजा प्रभाकर मूर्ति के सामने खड़ा हुआ तो उसे देखता ही रह गया। चलिए महाराज, अब हम वापस चलते हैं। ये तो एक मामूली सी मूर्ति है, इसे देखने से भला क्या होगा? ये किस औरत की मूर्ति है? ये मोतीनगर राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है। लगता है कि वो कोई बहुत ही सुंदर स्त्री है। मेरे पिताजी ने ये मूर्ति क्यों बनाई थी? महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपके पिताजी उस राजकुमारी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु ये राजकुमारी एक जबरदस्त जादूगरनी भी है, इसलिए आपके पिता इस राजकुमारी को नहीं पहचान पा सके। आखिरकार उन्होंने राजकुमारी की मूर्ति बनवाकर यहाँ पर रख ली और दिन में 2 बार इसे देखा करते थे। क्या ये राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती? महाराज, इस तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब तक कोई राजा, महाराजा और राजकुमार इस राजकुमारी तक पहुँचने के लिए गए, लेकिन उनमें से एक भी वापस लौटकर नहीं आया। क्या तुम भी उसके पास नहीं जा सकते? वहाँ पर जाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वापस आना तो असंभव है, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं कि राजकुमारी वहाँ पर पहुँचने वाले को मार डालती है या फिर अपने जादू से उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। राजा प्रभाकर ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम आज ही मोतीनगर के लिए रवाना हो जाओ। मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। अगर 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं अपनी सेना को लेकर मोतीनगर पर हमला कर दूंगा और तुम्हें आजाद करवा लूंगा। अगर उसने मुझ पर अपना जादू कर दिया तो क्या होगा? हमारे दरबार में हीरालाल नाम का एक दरबारी है जो जादू की काट जानता है। तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर राजा प्रभाकर खजाना देखने की बजाय वहां से वापस चला गया और महामंत्री और दरबारी हीरालाल को उसने मोतीनगर की तरफ रवाना कर दिया।
3 दिन का सफर तय करने के बाद वो दोनों मोती नगर राज्य पहुंच गए। वहां पर पहरेदार ने उन्हें नगर के दरवाजे पर रोक लिया और उनसे वहां पर आने का कारण पूछा तो ये दोनों बोले, हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। नौजवान, राजकुमारी से मिलोगे तो अपनी जान गवा बैठोगे। क्या कहा? हम लोग अपनी जान गवा बैठेंगे? अरे मूर्खो, तुम लोग हमें जानते नहीं हो। अच्छा, अगर ये बात है तो आप लोग बड़े शौक से जा रहे हैं। वे दोनों नगर में दाखिल हुए और राजकुमारी के महल के बाहर पहुंच गए। अंदर से कुछ दासियां दौड़ती हुई वहां पर आई। राजा दासियों के साथ महल के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि राजकुमारी तो उस संगमरमर की बनी हुई मूर्ति से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। राजकुमारी ने अपनी प्यारी और सुरीली आवाज में कहा, आप लोग मुझे सिर्फ देखने आए हैं या मुझसे शादी करने का इरादा भी रखते हैं? हम लोग शादी के इरादे से यहाँ पर आए हैं। मेरी 4 सवाल है। अगर आप लोगों ने उन सवालों के सही जवाब दे दिए तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर आपने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो आपकी गर्दन काट कर पेड़ पर लटकवा दूंगी। वह देखिए जरा। सामने पेड़ पर दोनों ने गर्दन उठाकर देखा तो कई कटे हुए सर एक पेड़ पर लटक रहे थे। हीरालाल बोला, अरे मंत्री जी, देख रहे हो, लगता है हमारा सिर भी वहीं पर नजर आएगा। आप कुछ देर चुप रहिए हीरालाल जी। जो आदमी 3 सवालों के सही जवाब देकर बाकी के सवालों के गलत जवाब देता है तो मैं उसे अपनी जादू की विद्या से जानवर बना देती हूँ। वो देखिए सामने, वह तोता मैना, और वह उधर देखिए गधा, कुत्ता और गाय भी है। यह सब असल में इंसान है, लेकिन मेरी सवालों के जवाब ना दे पाने के कारण जानवर बने हुए हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? मैं आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शाबाश, चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए। नहीं राजकुमारी जी, ये नहीं हो सकता। मेरा अनुभव कहता है कि ऐसे मौके पर इस तरह की चीज खिला दी जाती है कि मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। इसलिए पहले आप अपने सवाल जवाब कर लीजिए, उसके बाद ही नाश्ता पानी होगा। राजकुमारी हीरालाल की यह बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। ठीक है, चलिए मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा पहला प्रश्न, एक बड़ा सा पेड़ है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उसके पत्ते एक तरफ से काले और दूसरी तरफ से सफेद है। वह पेड़ पूरे साल में एक बार मर जाता है और फिर फौरन ही वह जिंदा भी हो जाता है। बताओ वह पेड़ कौन है? हीरालाल ने कहा, ये पेड़ एक गधा हो सकता है, क्योंकि गधे की पीठ काले रंग की होती है और नीचे से उसका पेट सफेद होता है। महामंत्री ने नाराज होते हुए धीरे से कहा, आप नशे में हैं? कहीं गधा भी 1 साल के बाद मरता है और फिर वो फौरन जिंदा भी हो जाता है? जिस समय इस दुनिया में कोई गधा मरता होगा, उसी समय दुनिया के किसी न किसी हिस्से में एक गधा पैदा भी जरूर होता होगा। राजकुमारी ने जब दोनों को बातें करते हुए देखा तो हीरालाल से कहने लगी, आप प्रताप को सलामत दीजिए, वरना मैं आपको गीदड़ बनाकर इस पिंजरे में बंद कर दूंगी। क्या? मैं और गीदड़? नहीं, मैं किसी बब्बर शेर से कम नहीं हूं, इसलिए मुझे गीदड़ बनाकर मेरी बेइज्जती मत कीजिएगा। राजकुमारी यह सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद प्रताप ने कहा, राजकुमारी, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। उस पेड़ का नाम है 1 वर्ष यानी साल, जिसके एक तरह के पत्ते सफेद हैं, वो दिन है, और काले रात है। पेड़ का मर जाना यानी 1 साल का खत्म हो जाना, और मरकर फौरन जिंदा हो जाना नए साल का पहला दिन है। राजकुमारी यह जवाब सुनकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी, मेरा दूसरा सवाल सुनो। एक समंदर जो सारी दुनिया को, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत को भी डुबो देता है, लेकिन एक देव
जिसका ना मुंह है ना हाथ, वह उसे एक ही बार में पी जाता है। बताओ बताओ कि वह समंदर क्या है और वह देव कौन है? हीरालाल हैरान होते हुए कहने लगा, महामंत्री जी, अब तो हमारी खैर नहीं, अब तो भलाई इसी में है कि कोई पिंजरा तलाश कर लो। आप बिल्कुल चुप रहिए। महामंत्री प्रताप ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, वो समंदर है। ओस और सुबह के वक्त सारी दुनिया उसमें डूबी होती है। और वो देव है सूरज, जिसका ना मुंह है ना पैर, और फिर भी वो समंदर को यानी ओस को पी जाता है। शाबाश। अब मेरा तीसरा प्रश्न सुनो। मेरी 2 बहनें हैं और 19 दासियां। मैं चाहती हूँ कि मेरी आधी दासियां बड़ी बहन को मिल जाए और बाकी की आधी दासियां मेरी छोटी बहन को मिल जाए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी दासी के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए और किसी को भी दासियां कम या ज्यादा ना मिले। ये सवाल तो बिल्कुल गलत है। 19 का आधा तो 9.5 होता है, इसलिए एक दासी को तो जरूर ही काटना पड़ेगा। अगर नहीं काटा गया तो ये प्रश्न भी गलत है। मैंने सवाल का जवाब ढूंढ लिया है राजकुमारी जी। अब आप अपनी 19 दासियों में मेरी भी एक दासी शामिल कर लीजिए। अब आपके पास कुल 10 दासियां हो गई। इसमें से आधी दासियां आप अपनी बहन को दे दीजिए, यानी 10 दासियां उनके पास चली गई। बाकी की आधी दासियां अपनी छोटी बहन को दे दीजिए। अब आपके दोनों बहनों के पास बराबर बराबर दासियां हो गई, वो भी बिना किसी दासी को काटे। अब बंटवारा ठीक से हो गया तो आप मेरी एक दासी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर तो राजकुमारी चौंक गई। उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह सोचने लगी, अगर ये नौजवान इसी तरह से मेरे सारे सवालों के जवाब देता रहा तो क्या होगा? क्या मुझे सचमुच इससे शादी करनी पड़ेगी? राजकुमारी जी, अब आप अपना अगला प्रश्न पूछिए। देखी हमने ऐसे रानी, आग लगी तो बरसे पानी। एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली उसे तोड़ न सके, मालन उसे कूट न सके। बताओ बताओ वो क्या है? हीरालाल सवाल को सुनते ही परेशान हो गया, लेकिन महामंत्री प्रताप, जो कि बहुत ही होशियार और अक्लमंद आदमी था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुनिए राजकुमारी जी, मोमबत्ती वो रानी है जिसे आग लगाते ही पानी बरसने लगता है, और वो ऊंचा सा पहाड़ आसमान, और वो कालिया यानी कि सितारे। इन कलियों को माली तोड़ नहीं सकता और मालन गूंथ नहीं सकती। राजकुमारी अपने इस सवाल का सही जवाब सुनती ही वह सोचने लगी, अब क्या होगा? सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उस सवाल का जवाब भी सही दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि मेरी आज़ादी खत्म होने वाली है। अब मुझे इससे ऐसा सवाल करना चाहिए कि यह कभी भी उसका जवाब ही ना दे पाए। यह सोचकर उसने कहा, मेरा आखिरी सवाल, वो कौन सी बात है जिसे सुनकर एक बहरी लड़की भी खुश हो जाए? ये सुनकर हीरालाल सोचने लगा, आखिर बहरी लड़की कब से सुनने लगी? ये तो ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना ही बेकार है। राजकुमारी जी, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। लड़की चाहे कोई भी हो, वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाएगी। और जहां तक उसके बहरे होने की बात है तो जरूरी नहीं कि लड़की की तारीफ मुंह से बोलकर ही की जाए। उसकी सुंदरता की तारीफ सिर्फ हाथ के एक इशारे से भी की जा सकती है। महामंत्री जी, आपकी दीपक की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बताइए राजकुमारी जी, अब हमारे लिए क्या आदेश है? राजकुमारी धीमी आवाज में बोली, अब तो मैं आपकी दासी हूँ, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए हैं और मुझे जीत लिया है। आपको इस बात की बहुत बहुत बधाई हो।
हजारों आदमियों में से सिर्फ एक आप ही है जिसने मुझे हराया है। लेकिन राजकुमारी जी, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि हमारे राजा प्रभाकर के लिए हासिल किया है। अब आप उनकी रानी बनकर रहेंगे। नहीं, हरगिज नहीं, नहीं नहीं। आपने मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए आप ही मुझसे शादी कर सकते हैं। अगर राजा ने मेरे सवालों के जवाब दिए होते तो वह मुझसे शादी करते, तब मैं किसी दूसरे को यह अधिकार ना देती। हाँ, अगर आपने मुझे पहले ही यह बता दिया होता कि यहाँ पर आप अपने राजा के लिए आए हैं और उन्हीं के लिए इन सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो बात कुछ और हो सकती थी। लेकिन आपने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। लेकिन राजकुमारी जी, मैं तो राजा साहब से ये वादा करके आया था कि आपके लिए राजकुमारी को लेकर आऊंगा, इसलिए मैं आपसे शादी करके अपना वादा तोड़ नहीं सकता। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है। राजकुमारी जी, महामंत्री जी तो वैसे भी आपसे दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि आपके दिल में तो इंसानों के लिए कोई दया की भावना नहीं है, क्योंकि आपने इतने सारे इंसानों को जानवर बनाकर पिंजरे में बंद कर रखा है। अगर ये बात है तो मैं उन सबको दोबारा से मनुष्य बना दूंगी और आपके कहने पर मैं उन लोगों को आजाद भी कर दूंगी। तो फिर मैं आपका हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। राजकुमारी उसी समय मुस्कुराती हुई उठी, अपनी जादू की छड़ी को घुमाई। इस तरह से प्रताप के कहने पर राजकुमारी ने सभी जानवरों को आजाद कर दिया। महामंत्री जी, अब आप शादी करने के लिए तैयार हो जाइए। राजकुमारी जी, मैं चाहता हूं कि जादू की इस छड़ी को आप हमेशा के लिए बेकार कर दीजिए। मैं इसे जमीन में गाड़ देती हूँ। जी नहीं, आप इस छड़ी को हीरालाल को दे दीजिए। ये इस छड़ी को एक पत्थर से बांधकर समुद्र में डुबो देगा और फिर ये छड़ी कभी किसी के हाथ नहीं लगेगी। मैंने आपकी सभी बातें मान ली, अब तो आप मुझसे शादी कर लीजिए। मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप दोनों हमारे शाही मेहमान खाने में आराम कीजिए। कुछ दिनों के लिए आप यही रहेंगे। जी नहीं, हम आपको साथ लेकर फौरन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि राजा प्रभाकर वहां पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राजकुमार ने उनकी एक ना सुनी और मजबूर होकर उन दोनों को महल के मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। इधर राजा प्रभाकर ने जब देखा कि एक हफ्ता गुजर चुका है लेकिन प्रताप और हीरालाल अभी तक वापस नहीं आए, तो वह अपनी सेना को लेकर मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। तीसरे दिन सेना मोती नगर के दरवाजे पर पहुंच गई और उसके राज्य पर हमला करने के लिए तैयार थी। जब राजकुमारी ने देखा कि दुश्मन देश की सेना उसके दरवाजे पर आ गई है, तो उसने अपनी सेना को युद्ध करने के लिए रवाना कर दिया। जब प्रताप को पता चला कि दो सेनाओं में युद्ध शुरू हो गया है, उसने राजकुमारी से कहा, इस युद्ध को रोक दीजिए, क्योंकि मैं राजा प्रभाकर को समझाना चाहता हूँ। राजकुमारी महामंत्री प्रताप को साथ लेकर राजा के पास पहुंची। महाराज, मैंने राजकुमारी के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन वो कहती है कि जिसने मेरे सवाल के जवाब दिए वही मुझसे शादी कर सकता है, कोई दूसरे आदमी को यह अधिकार नहीं है। नमक हराम धोखेबाज, राजकुमारी को देखते ही तेरी नीयत खराब हो गई। नहीं महाराज, ये एक दासी इस बात की गवाह है कि मैं शादी करने से इनकार कर चुका हूँ और आपके लिए मैं राजकुमारी से लड़ रहा हूँ। दरबारी हीरालाल भी भागते हुए वहां पर पहुंचा और प्रताप की तरफ से बोलने लगा, लेकिन राजा प्रभाकर ने उन दोनों में से किसी की भी बात नहीं सुनी और कहने लगा, तुम लोग इसी समय मेरे साथ वापस चलो। मैं युद्ध करके इस राज्य को तबाह कर दूंगा और इस घमंडी राजकुमारी का घमंड मैं तोड़ दूंगा।
यह कहकर उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने महामंत्री प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। राजा प्रभाकर अपनी सेना के साथ वापस लौट गया। राजकुमारी यह सब देखकर उदास हो गई, क्योंकि उसकी शादी अब प्रताप से नहीं हो सकी और उसकी जादू की छड़ी भी उसके हाथ से चलती रही। बहुत देर तक वह बैठी बैठी कुछ सोचती रही। आखिरकार उसने अपनी 2 दासियों को बुलाकर आदेश दिया, सुनो, तुम दोनों भेष बदलकर राजा प्रभाकर के महल में जाओ और प्रताप की खबर लेकर जल्दी से जल्दी वापस आओ। अगर प्रताप का यहाँ वापस आने का इरादा ना हो तो तुम किसी तरह से वो जादू की छड़ी हासिल कर लेना। दासियां भेष बदलकर वहां से रवाना हो गई और वह राजा प्रभाकर के नगर में जा पहुंची। वहां पर उन दोनों ने शाही महल की तरफ चल दी। दासियों ने बातें बना बना कर इस बात का पता कर लिया कि राजा प्रभाकर ने प्रताप को नौकरों के कपड़े पहनाकर जंगल में छोड़ दिया है और दरबारी हीरा लाल को देश निकाल की सजा दे दी है। दासियां सारा हाल मालूम करने के बाद वहां से वापस मोती नगर की तरफ चली गई। उन्होंने राजकुमारी से सारी बात बताई। राजकुमारी बहुत ही परेशान हुई और सोचने लगी, प्रताप की जैसे होशियार और अक्लमंद नौजवान की ही तो मुझे तलाश थी। ऐसे आदमी के साथ जीवन बहुत ही अच्छी तरह से कट जाता है, लेकिन प्रभाकर जैसे के साथ तो एक दिन काटना भी बहुत मुश्किल है। जादू की छड़ी छिन जाने के कारण मेरी ताकत बहुत ही कम हो गई है। काश मेरी छड़ी मेरे पास होती। अब अगर राजा प्रभाकर ने मेरे राज्य पर हमला कर दिया तो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगी और वह मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा। वह मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर लेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं आज ही महामंत्री प्रताप की तलाश के लिए जंगलों की खाक छानना शुरू कर देती हूँ। दूसरी तरफ दरबारी हीरा लाल को देश निकाला दे दिया गया था। वह बेचारा दूसरे नगरों में मारा मारा फिर रहा था। क्यों ना बाजारों में मजमा लगाकर अपनी जादू की छड़ी से इंसानों को जानवर और जानवरों को इंसान बनाने का कमाल दिखाया करूंगा। इस तरह से सुबह से शाम तक कुछ रुपए जरूर कमा लूंगा। यह सोचकर उसने एक बड़ी बाजार में खड़े होकर मजमा लगाया और लोगों से कहने लगा, भाइयों, मैं जादूगर तो नहीं, लेकिन फिर भी इंसान को जानवर बना सकता हूँ और जानवर को वापस इंसान के रूप में ला सकता हूँ। अगर विश्वास न हो तो आप में से कोई भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और कहने लगा, तुम मुझे ऊंट बना दो तो मैं तुम्हें एक अशरफी इनाम में दूंगा। दरबारी हीरा लाल बहुत ही खुश हुआ। उसने छड़ी घुमाकर कहा, ओ आदमी, तू ऊंट बन जा। वह आदमी ऊंट बन गया। यह कमाल देखकर भीड़ में से फिर एक मोटा आदमी आगे आया और कहने लगा, मुझे हाथी बनाकर दिखाओ। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और उसे हाथी बना दिया। उसी समय वहां से उस नगर की राजा की सवारी जा रही थी। राजा ने पूछा, ये क्या तमाशा है? महाराज, एक आदमी इंसानों को जानवर बना रहा है। ये सुनकर वहां के राजा के मन में भी यह तमाशा देखने का शौक हुआ। मुझे तो लगता है कि इस आदमी ने अब तक जिन भी लोगों को जानवर बनाया है वो सब इसी के आदमी थे। अगर तुम मेरे मंत्री को शेर बनाकर दिखाओ तो मुझे विश्वास आएगा कि तुम सचमुच एक सच्चे आदमी हो। हीरालाल के लिए भला ये कौन सा मुश्किल काम था। उसने छड़ी घुमाकर मंत्री को शेर बना दिया। राजा ने तुरंत गले से एक मोतियों का हार निकालकर हीरालाल को देते हुए कहा, अब इन लोगों को तुम दोबारा से इंसान बना दो। हीरालाल ने छड़ी घुमाकर कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी ही रहा और शेर शेर ही रहा। हीरालाल ने दोबारा से छड़ी घुमाकर कहा,
लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब तो हीरालाल बहुत ही सिर पीटने लगा और बार बार छड़ी घुमा घुमा कर शोर मचाने लगा। वापस इंसान बन जाओ, वापस से इंसान बन जाओ। राजा ने जब यह हाल देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने हीरालाल की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया और उन जानवरों को रस्सी से बांधकर अपने महल की तरफ चल दिए। वहां जाकर राजा को मालूम हुआ कि जादू की छड़ी असल में मोतीनगर की राजकुमारी की है और वही इस छड़ी के रहस्य को जानती है। राजा ने उसी समय मोतीनगर के लिए रवाना किया ताकि वहां की राजकुमारी से वह यह प्रार्थना कर सके कि इन जानवरों को वापस इंसान बना दो। मोतीनगर के महल में पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी तो राज्य छोड़कर कहीं चली गई है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वापस अपने शहर आ गया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी तो लापता है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि पूरे राज्य में ये ऐलान करवा दिया जाए कि कोई भी जादूगर यहाँ पर आकर इस छड़ी का रहस्य मालूम करे और इन जानवरों को दोबारा से इंसान बना दे। राजा को यह उपाय बहुत ही पसंद आया और उसने फौरन ही यह ऐलान करवा दिया और फिर काली पहाड़ी पर रहने वाला घनश्याम जादूगर इस ऐलान को सुनकर तेजी से अपने घोड़े पर रवाना हुआ और राजा की नगर की तरफ चल दिया, क्योंकि यह छड़ी उसी की दी हुई थी। असल में जादूगर घनश्याम ने ही राजकुमारी को जादू की विद्या सिखाई थी और अब वह इस छड़ी को वापस पाना चाहता था। दूसरे दिन वह राजा के महल में पहुंचा और जादू की छड़ी हाथ में लेकर जानवरों के सामने खड़ा हो गया। उसने छड़ी को उल्टा घुमाया और बोला, वापस से इंसान बन जाओ। वह तीनों इंसान बन गए। दरबारी हीरालाल भी यह तमाशा देख रहा था। अब वह समझ चुका था कि छड़ी को उल्टा घुमाने से जानवरों को वापस इंसान बनाया जाता है। राजा ने जादूगर से कहा, मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, ये छड़ी आप मुझे दे दीजिए। यह सुनकर हीरालाल घबरा गया और उसने बड़ी बड़ी ही फुट्टी से बिजली की गति से वह छड़ी जादूगर के हाथ से झपट ली और दरवाजे की तरफ भागा। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह किसी के हाथ न आया। महल से बाहर निकला तो पहरेदार ने उसका पीछा किया। जादूगर घनश्याम भी उसके पीछे पीछे भागा। आखिरकार वो दोनों एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर हीरालाल ने कहा, अगर तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। हीरालाल ने छड़ी घुमाई और कहा, तू गधा बन जा। लेकिन घनश्याम तो घनश्याम ही रहा, वह गधा न बन सका। अब तो हीरालाल बहुत ही परेशान हुआ और कहने लगा, देख भाई जादूगर, वैसे तो मैं ये छड़ी तुझे नहीं दूंगा। हाँ, अगर तू मुझे ये बता दे कि महामंत्री प्रताप और राजकुमारी इस समय कहाँ पर हैं और मुझे तू उनके पास पहुंचा दे तो मैं ये छड़ी तेरे हवाले कर दूंगा। जादूगर घनश्याम ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसने देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। थोड़ी देर तक आईने में देखने के बाद उसने फिर से कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद कहने लगा, सुनो हीरालाल, प्रताप और राजकुमारी दोनों ही जंगल में भटक रहे हैं और वो जंगल यहाँ से 50 मील के फासले पर है। अगर चलना है तो मेरे साथ घोड़े पर सवार हो जाओ। हीरालाल ने वह छड़ी अपनी कमर से बांधी और जादूगर के साथ घोड़े पर बैठ गया। कुछ देर का सफर तय करने के बाद वह दोनों उस घने जंगल में पहुंच गए। आईने की सहायता से उन्होंने राजकुमारी को तलाश कर लिया। हीरालाल को देखकर राजकुमारी ने कहा, तुम्हारी महामंत्री प्रताप कहाँ पर है? घबराइए नहीं, वो भी इसी जंगल में है। हम तीनों मिलकर उन्हें तलाश कर लेंगे।
हम दोनों भी यहाँ पर इसी काम के लिए आए हैं। जादूगर ने आईने की सहायता से प्रताप को भी तलाश कर लिया। उस वक्त प्रताप की बुरी हालत थी। उसकी हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। कुछ ना पूछो भाई, इस जंगल में कई बार मैं जंगली जानवरों का शिकार होने से बचा हूँ। राजकुमारी जी, मुझ जैसे बदकिस्मत की तरह आप इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? आप मुझे छोड़कर चले गए और राजा प्रभाकर मेरा दुश्मन बन गया। खुद को उसके हाथों से बचाने और आपको हासिल करने के विचार से मैं अपने राज्य को छोड़कर यहाँ पर आई हूँ। राजा प्रभाकर ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन फिर भी मैं अपने वायदे से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब सिर्फ उसी के लिए हल किए थे, इसलिए तुमको सिर्फ उनके साथ ही जाना चाहिए। प्रताप, ऐसे दुष्ट राजा के लिए जिसने तुम्हारी वफादारी का ये इनाम दिया कि तुम्हें नौकरों के कपड़े पहनकर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया और मुझे देश निकाला दे दिया, इस तरह के जालिम राजा के लिए तुम अपनी वफादारी दिखा रहे हो। बड़े ही दुख की बात है। जाओ, राजकुमारी का हाथ पकड़ो और मोती नगर की राजगद्दी पर बैठकर राज करो। मैं भी आप लोगों के साथ हूं। अगर राजा प्रभाकर ने आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की या फिर मोती नगर पर हमला किया तो वो सारी जिंदगी पछताएगा। मैंने आपसे जादू सीखा है। आप मेरे गुरु हैं। अब आप बताइए कि मेरा ये ऐलान था कि जो भी मेरे 4 सवालों के उत्तर देगा मैं उसी से शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन यह कहते हैं कि मैंने यह काम राजा के लिए किया था और तुम्हें राजा के साथ ही जिंदगी गुजारनी होगी। क्या ये बात ठीक है? राजकुमारी, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रताप ने अपनी जान की बाजी लगाकर ये सवाल हल किए हैं, इसलिए राजकुमारी से तो उसी की शादी होनी चाहिए, राजा प्रभाकर से तो हरगिज नहीं। फिर इस तरह से समझा बुझाकर सबने प्रताप को इस बात के लिए मजबूर कर लिया और वह राजकुमारी से शादी करने के लिए राजी हो गया। फिर सभी लोग खुशी खुशी मोती नगर राज्य चले। राजकुमारी ने प्रताप से शादी कर ली। राजा प्रभाकर को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने सेनापति को बुलाकर मोती नगर राज्य पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन सेनापति ने कहा, महाराज, 2 बातें हैं। एक ये कि राजकुमारी की अब शादी हो चुकी है और दूसरी ये कि मोती नगर एक छोटा सा राज्य है, उस पर हमला करना आप जैसे बड़े सम्राट को शोभा नहीं देता। लेकिन मैं उस बदमाश प्रताप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जल्दी से सैनिकों का एक दस्ता तैयार करो, मैं उन्हीं के साथ मोती नगर जाऊंगा। सेनापति ने आदेश पाकर सेना की एक मजबूत टुकड़ी को तैयार किया और दूसरे दिन राजा अपनी सेना के साथ मोती नगर के लिए रवाना हो गया। राजा प्रभाकर प्रताप के पास पहुंचा। प्रताप इसे पूरे सम्मान के साथ बिठाना चाहता था, लेकिन राजा ने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया, मुझे राजकुमारी चाहिए। अगर ये नहीं मिल सकती तो मैं तुम्हारा सिर काट कर यहाँ से ले जाऊंगा। राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने से बेहतर है कि उसे जान से मार दें, लेकिन अगर आप अपना आधा साम्राज्य प्रताप को दे दें तो राजकुमारी आपको मिल सकती है। राजा प्रभाकर ने अपना आधा साम्राज्य प्रताप को देने का वादा कर लिया और दूसरे ही दिन अपना आधा राज्य उसके नाम लिख दिया और अपनी आधी सेना और आधा खजाना भी उसके हवाले कर दिया। फिर घनश्याम जादूगर ने राजकुमारी को और राजा प्रभाकर को सौंप दिया। राजा ने वापस जाने से पहले घनश्याम जादूगर को भी अशरफियों से भरी हुई थैली दी। राजा प्रभाकर राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी अपने महल में आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। राजा जी, आपने बहुत ही महंगा सौदा किया है। वो कैसे? राजा जी,
आपने राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति को पसंद किया था, इसलिए अपने आधे साम्राज्य के बदले में आपने पत्थर की राजकुमारी को ही हासिल किया है। प्रभाकर घबराकर कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तब उसने ध्यान से देखा कि जिसे वह राजकुमारी समझ रहा था, असल में वह एक पत्थर की राजकुमारी थी, जो जादू के असर से चल फिर भी रही थी और बोल भी रही थी। असली राजकुमारी तो प्रताप के साथ ही रह गई थी। प्रभाकर सिर पकड़कर रह गया, क्योंकि उसने अपना आधा साम्राज्य और अपनी आधी सेना देकर अपनी ताकत को पहले ही कम कर लिया था। अब उसमें प्रताप के राज्य पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं थी। वह अपनी बेवकूफी और बिना वजह की जीत पर बहुत ही पछता रहा था। दूसरी तरफ घनश्याम जादूगर से खुश होकर हीरालाल दरबारी ने अपनी जादू की छड़ी उसे उपहार के रूप में दे दी और प्रताप ने घनश्याम जादूगर को एक रियासत इनाम में दे दी। हीरालाल को प्रताप ने अपना मंत्री बना लिया और वे सभी एक सुख की जिंदगी बिताने लगे। इधर राजा प्रभाकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाता रह गया, लेकिन पत्थर की राजकुमारी को उसने हमेशा अपने महल में रखा।